प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जो है मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणराज्यों का ह्रास होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति मौर्य काल में काफ़ी मजबूत हो रही थी। कौटिल्य ने राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग निर्दिष्ट किए, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। अगर हम इसको केंद्रीय प्रशासन की बात करें सबसे पहले, तो अर्थशास्त्र में जो सिरस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है और इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर जो है स्थानों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई। सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थ या महामात्य मंत्री और पुरोहित थे, और इनका जो है साम्राज्य के अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था। तो अगर 18 हम जो तीर्थ जो थे उनको बात करें, तो उनमें पहला था जैसे मंत्री, जो दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति जो कि युद्ध विभाग का मंत्री होता था। इसके अलावा युवराज जो राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता जो एक तरह का हम कह सकते हैं कि राजस्व विभाग का प्रधान होता था, वित्त मंत्री की तरह। सन्निधाता ये जो है राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा जो है वो फौजदारी जो है न्यायालय का न्यायाधीश होता था। इसके अलावा जो नायक है वो सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक जो है उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल जो है पुलिस अधिकारी होता था। व्यावहारिक जो है नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नागरक या जिसको पौर भी कहते थे, वो नगर का प्रमुख अधिकारी या फिर नगर कोतवाल जो है उसे कहते थे। दुर्गपाल जो है राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आठविक जो है वन विभाग का प्रधान होता था। इसके अलावा दवारिक जो है राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान होता था। आंतरवशिक जो है वो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। और जो अंतिम और 18वां जो तीर्थ है वो होता था मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो कि परिषद का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा जो मंत्री परिषद के नीचे जो है द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे और इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में जो है 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अगर हम कुछ प्रमुख अध्यक्ष की बात करें तो जैसे लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था, सिक्के जारी करता था। इसके अलावा पोतवाध्यक्ष जो मापतोल का अध्यक्ष होता था। शुल्क अध्यक्ष जो कि राजकीय धन जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष जो है राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आकरा अध्यक्ष जो है खानों का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा विविता अध्यक्ष जो है चारागाहों का अध्यक्ष होता था। पढ़ने अध्यक्ष जो है व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। नवा अध्यक्ष की बात करें तो नौसेना का अध्यक्ष था। शून्य अध्यक्ष जो है बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था।
संस्थाध्यक्ष जो है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। गणिका अध्यक्ष जो है वो वेश्याओं का निरीक्षक होता था। इसके अलावा लवणा अध्यक्ष नमक अधिकारी, मुद्रा अध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अधिकारी, इस तरह से जो है सूत्राध्यक्ष। तो ऐसे जो है 26 अध्यक्षों का जो है उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अलावा जो है युक्त और उपयुक्त जो है केंद्रीय महामात्य और अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। तो ये था केंद्रीय प्रशासन। अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय में जो है प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। प्रांतों का जो शासन है वो राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। अशोक जो है सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व उत्तरापत एवं जैसे अवंती का कुमार रह चुका था। कुमारामात्य की जो है सहायता हेतु प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे और इनके अंतर्गत विभिन्न विषयक पदों पर सामंत अथवा विषयपति होते थे। प्रांतों की बात करें तो उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली और जो प्राची प्रांत था जो मध्य देश था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य प्रशासन का जो अगर स्तरीय खंड देखें तो इस प्रकार था कि साम्राज्य, उसके बाद साम्राज्य का विभाजन जो है वो प्रांत में, प्रांत का जो के बाद जो है प्रशासनिक इकाई आहार या विषय, उसके बाद जो है स्थानीय, मतलब जो है 800 ग्रामों का समूह है उसको स्थानीय कहते थे। द्रोणमुख जो है 400 गांवों का समूह होता था। खारवटिक जो है 200 ग्रामों के समूह को कहते थे। इस प्रकार से जो 100 ग्रामों का समूह है वो संग्रहण कहलाता था और जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम। तो कहने का मतलब ग्राम, उससे ऊपर संग्रहण, फिर खारवटिक, फिर द्रोणमुख, फिर स्थानीय, फिर आहार या विषय, उसके ऊपर प्रांत और अंत में जो है साम्राज्य। आहार या जो विषय है वो विषयपति के अधीन होता था, मतलब एक तरह का जिला होता था। और जिले का जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है शासक स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। स्थानिक के अधीन जो है गोप होते थे जिनके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। साम्राज्य के अंतर्गत कुछ अर्ध स्वशासित प्रदेश थे। यहाँ स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी, किंतु अंतपालों द्वारा जो है उनकी गतिविधि पर नियंत्रण रहता था। अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख है। इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। नगर प्रशासन की जहाँ तक बात है तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होते थे। 6 समिति जो है इस प्रकार से थी कि प्रथम समिति जो है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति का जो कार्य है वो विदेशियों की देखरेख का होता था। तृतीय समिति जो है वो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति जो है व्यापार वाणिज्य का कार्य देखती थी। पंचम समिति का कार्य जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना होता था और छठी समिति जो है वो बिक्री कर वसूल करती थी।
नगर में जो है अनुशासन रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी, इन्हें रक्षण कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से जो है वो ज्ञात होता है कि 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एक तो जो है एग्रोनोमोई, जो मतलब जिलाधिकारी कह सकते हैं, जो कि मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी होता है, इसका उल्लेख मिलता है यूनानी स्रोतों में। इसके अलावा जो है एंटीनोमोई, एक तरह का नगर जो है आयुक्त या कमिश्नर की भांति होता था। और तीसरा जो है सैनिक अधिकारी। इसके अलावा भी जो है अशोक के अभिलेखों में कुछ अन्य अधिकारियों का वर्णन मिलता है, जैसे एक राजुक है जो ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए जो है राजुक की नियुक्ति होती थी, और इनके पास जो है कर संग्रहण के साथ साथ जो है न्यायिक शक्तियाँ भी थी। इनके द्वारा सहस्त्रपणियों पर भी शासन करने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक प्रादेशिक जो है एक तरह का जो है जिलाधिकारी के समान पद का उल्लेख भी मिलता है अभिलेखों में अशोक के। महामात्र का उल्लेख जो है एक उच्च अधिकारी होता था जो नगर प्रशासन से संबंधित था, जबकि जो है प्रतिवेदक का कार्य जो है सम्राट को विभिन्न सूचना देना होता था। इसका उल्लेख भी जो है अशोक के अभिलेखों में मिलता है। ग्राम प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम होता है, और इसका जो प्रधान है वो ग्रामिक कहलाता था, जो राजकीय कर्मचारी नहीं था, वरन जो है उसका निर्वाचन जो है जनता द्वारा किया जाता था। अगर हम सैन्य व्यवस्था की बात करें प्रशासन में, तो सेना के संगठन हेतु भी जो है पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और ये समितियां जो है सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी: पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। न्याय व्यवस्था, अगर या न्याय प्रशासन की बात करें तो मौर्य सम्राट जो है सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था, और जो मौर्य न्याय व्यवस्था है वो कठोर थी। न्याय का जो उद्देश्य है वो सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। ग्राम सभा जो है वो सबसे छोटी न्यायालय थी, जहाँ ग्रामीणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे, और इनके ऊपर क्रमशः जो है संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में जो है 2 प्रकार के न्यायालय का वर्णन मिलता है, एक तो जो है धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय जो है इस वर्ग के न्यायालय जो है नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। इन्हें जो है दीवानी अदालत कहा जाता था। और दूसरा जो कंटक शोधन है उसमें राज्य और नागरिकों के मध्य होने वाले जो विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को जो है कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था, और ये फौजदारी अदालतें थी।